हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुभाष मिश्रा। आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे बॉडी में कैसे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, इसका अकरेंस क्या होता है, ये जो डिजीज हम स्टडी करते हैं तो इसका इटियोलॉजी क्या होता है, कैसे ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, वेक्टर क्या होता है, इंसेक्ट मॉस्किटो वेक्टर की तरह कैसे काम करता है, साथ ही ये बॉडी में जाने के बाद जो पैथोजन है उसका पैथोजेनेसिस क्या होता है, वो डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या वो टॉक्सिन रिलीज करता है। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट डायग्नोसिस के प्रोसेस है जिसे हम पैथोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे और डिफरेंट जो ट्रीटमेंट के अप्रोचेज है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन क्या होता है, डिजीज से बचने के लिए हम कौन कौन से प्रिवेंशन के तरीके को फॉलो करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करें। What is pathogen? A pathogen is simply defined as an organism that has the potential to cause infectious disease in its host. Most pathogens are able to avoid immune response of the host, triggering associated illnesses. The pathogen then utilizes the host body resources to replicate before existing and spreading to new host. अगर पैथोजन के बारे में बात करते हैं तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमारे रोग प्रतिरोधी क्षमता को, इम्यूनिटी को वीक करता है और हमारे बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करके और वो अपने नंबर को इंक्रीज करता है, रेप्लिकेट होता है और बॉडी में इन्फेक्शन पैदा करता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। ये बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है। पैथोजेंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकार के पैथोजन होते हैं एंड कैन स्प्रेड थ्रू अ वेरियस मीन्स, अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में वो प्रवेश करता है। कहते हैं यूजुअली स्किन कांटेक्ट, सामान्यतः स्किन टू स्किन के द्वारा या फिर बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा या फिर कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड सरफेस, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई चीज़ों को हम टच करते हैं जहाँ पे पहले से पैथोजन प्रेजेंट होता है तो उसके संपर्क में आने से भी हम इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो सकता है। सम पैथोजन एग्जिस्ट एज अ एयरबॉर्न पार्टिकल, कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं और जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पैथोजन एंटर कर सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैथोजन आर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो हम पैथोजन के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है और फंजाई हो सकता है। कहते हैं डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस आर मेनी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैथोजन के द्वारा होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वायरल पैथोजेंस आर इंक्लूड कॉमन कोल्ड, येलो फीवर, डेंगू। इसके अलावा जब बात करते हैं तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा गोनोरिया, इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे भी क्या होते हैं, पैथोजन के द्वारा ही ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है। इटियोलॉजी, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। जब इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अगर कोई डिजीज है तो उसका कोई ना कोई कारण है और अगर उसके बारे में बात करते हैं, उस कारण का पता लगाते हैं, वो कारण क्या है उसके बारे में जानते हैं तो उसे हम कहते हैं इटियोलॉजी। व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज। जब इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, अगर कोई डिजीज है तो उसका कोई ना कोई कारण है और उस कारण के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इटियोलॉजी। डिजीज का अलग अलग कारण हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, न्यूट्रिशनल, इन्फेक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसको 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है इन्वायरमेंटल और एक्वायर्ड फैक्टर है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है और तीसरा मल्टी फैक्टोरियल है। अगर हम इन्वायरमेंटल के बारे में बात करते हैं तो दैट इज फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल, इन्फेक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। जो फिजिकल है, जैसे कि अगर कोई पर्सन है और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अर्थक्वेक हो जाता है या फिर फ्लड के वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, ये सारी जो प्रॉब्लम है दैट इज कॉल्ड फिजिकल इंजरी। इसके अलावा जब केमिकल के बारे में बात कर रहे हैं, लैब के अंदर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल है और उसके कांटेक्ट में अगर हम आते हैं और वो अगर बीमारी का कारण होता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल इंजरी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकता है, जैसा कि हमें पता है बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर वर्क के लिए बैलेंस फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स, मिनरल्स सफिशिएंट अमाउंट में हो, उसका लेना जरूरी है। अगर इसकी कमी होती है बॉडी के अंदर में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है और अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। इन्फेक्शंस के बारे में, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर में जब एंटर करता है, ये पैथोजन जब एंटर करते हैं तो डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो ये भी बीमारी का, अलग अलग बीमारी का कारण हो सकता है।
इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। बॉडी के अंदर जैसा कि पता है जो भी एंटीजन आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा बॉडी इम्यूनिटी शो करता है, एंटीबॉडी बनाता है, और ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी का एक वेपन्स है, जो एक ऐसा प्रोटीन, ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो कई बार इसमें वीक आ जाता है, इसमें इम्यूनिटी में कमी आती है, और ये भी एक बीमारी का कारण हो सकता है, जैसे कि HIV के केस का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी के अंदर में, लाइक स्ट्रेस के वजह से डिप्रेशन का जो एक कारण है, और अलग अलग तरीके का मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो साइकोलॉजिकल भी एक समस्या है और एक इटियोलॉजी है, एक प्रकार का बीमारी का कारण हो सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है और मदर फादर के लाइक से ही बच्चों में डिजीज ट्रांसफर होती है, और बाय बॉर्न डिजीज है। कई बार जीन में प्रॉब्लम के कारण, म्यूटेशन के कारण भी प्रॉब्लम आता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, थैलेसीमिया है, इसके अलावा लाइक सिकल सेल एनीमिया है। तो ये सारे जो है बाय बॉर्न डिजीज हैं, जेनेटिक डिफेक्ट है, और ये ही एक बीमारी का कारण है। इसके अलावा मल्टी फैक्टोरियल रीजन में बात करते हैं, डायबिटीज़ है। जैसा कि हमें पता है बॉडी के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज जो हमारी बॉडी को हीट और एनर्जी देता है, इसका सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड के अंदर में होना जरूरी है। और कई बार क्या होता है कि जो इसका बैलेंस है, ये बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके वजह से लाइक एक हम एग्जाम्पल लेते हैं डायबिटीज़ का कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज, इसका एक सेल है बीटा सेल, जो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस करके बॉडी के अंदर रखता है। तो इसकी भी कमी आ जाती है, और यह भी एक कारण हो सकता है। डायबिटीज़ इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो एक इंसुलिन डेफिशिएंसी हो सकती है। हाइपरटेंशन है, बॉडी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल का लाइक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म लिपिड का नहीं हो रहा है, या लिपिड का प्रॉपर, इसके साथ साथ लाइक इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी बीमारी का कारण हो सकता है। कैंसर एक ऐसा बॉडी का कंडीशन जिसमें सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल हो गया है, वो लगातार डिवाइड हो रहा है, इरेगुलर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस की वजह से हो सकता है, या और भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये सारे जो डिजीज का कारण पड़ते हैं, इसे हम कहते हैं इटियोलॉजी। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक डिजीज है, और अगर एक डिजीज किसी पर्सन के बॉडी के अंदर है, तो एक से दूसरे में वो कैसे ट्रांसफर होता है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कहते हैं द टर्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिफर्स टू हाउ एन इन्फेक्टियस एजेंट आल्सो कॉल्ड अ पैथोजन कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू ऑब्जेक्ट और एनिमल टू अदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट, कोई भी पैथोजन कैसे ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को समझने के लिए हम पढ़ते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कहते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंजाई कैन स्प्रेड इन्फेक्टियस डिजीज। ये जो वायरस है, ये जो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स है, फंगस है, ये सारे क्या करते हैं, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, ये पैथोजन है। और अंडरस्टैंडिंग द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगर हम इसके ट्रांसमिशन को समझ पाते हैं तो हम इसको क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रांसमिशन अलग अलग टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं। जब हम डायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो रहा है। अगर कोई डिजीज है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्किन टू स्किन फैल रहा है, तो एक स्किन मोड ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे HIV का एक एग्जांपल ले सकते हैं। हाउएवर डायरेक्ट कांटेक्ट डज नॉट अलाउ ओनली रिफर टू द कांटेक्ट बिटवीन ह्यूमंस। केवल कांटेक्ट बिटवीन ह्यूमंस को ही हम डायरेक्ट कांटेक्ट के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड सॉइल से भी अगर हमें कोई बीमारी हो रही है, या फिर कोई लाइक इन्फेक्शन थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से अगर हो रहा है, तो ये भी एक डायरेक्ट मोड ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, कपिंग और स्नीजिंग के द्वारा और टॉकिंग के द्वारा। इसके अलावा हम ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टर्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम खांसते हैं और छींकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्फेक्टियस एजेंट है, जो पैथोजन है, वो एटमॉस्फेयर में आता है, और अगर उसका साइज 5 to 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है तो उसे हम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स कहते हैं, और अगर 5 माइक्रोमीटर से लाइक लेस होता है तो उसे हम ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहते हैं। तो ये क्या होता है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन से के द्वारा ये हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर हमें ये इन्फेक्शन पैदा करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, SARS-CoV-2 वायरस का एग्जांपल लेते हैं, तो कहते हैं द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज थ्रू द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, और इसीलिए कहते हैं कि to combat this, people are always advised to stay at least 2 meters from the people and the wash disinfectant their hands and common formalities such as phones and doorknobs regularly.
अगर हम इस चीज़ों को ध्यान से देखें तो लाइक कहते हैं कि 2 मीटर का डिस्टेंस बना के रखते हैं। इससे क्या होता है, जो हम स्नीज करते हैं और जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो सॉइल पे फॉल कर जाते हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा लेस होता है। इसीलिए 2 मीटर का डिस्टेंस बना करके इन्फेक्शन के कंडीशन को जैसे SARS-CoV-2 में हम लोगों ने इसको फॉलो किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट अलाउज द पैथोजन टू स्प्रेड थ्रू द सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स, फोमाइट्स एंड और वेक्टर्स लाइक इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटो एंड फ्लीज। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इज पॉसिबल व्हेन द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई आर सस्पेंडेड इन द एयर। जैसे कि पता है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में, जैसे कुछ ऐसे डिजीज हैं जो लाइक मॉस्किटो के द्वारा एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, तो ये एक तरीका हो सकता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का। इसके अलावा कुछ वायरसेस हैं या कुछ बैक्टीरिया हैं, जब हम स्नीज करते हैं तो वो एयर में आता है, और एयर में क्या होता है कि वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, एरोसोल का निर्माण करता है, और फिर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इनहेलेशन के द्वारा ट्रांसफर होता है। तो ये भी एक मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन है जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर। कहते हैं कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, और काफ़ी लंबे दूरी तक का वो एयर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। Indirect contact is often facilitated unclean hand contaminated surface and object that are passed to the people. For instance, the stethoscope are the common object that spread infection agent in the hospital. एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का ले रहे हैं कि स्टेथोस्कोप एक से दूसरे में टच करता है, तो ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम कर सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेक्टर्स। क्या होता है वेक्टर्स? वेक्टर्स उसे कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को ट्रांसफर करता है। जैसे कि इंसेक्ट है, अगर कोई इन्फेक्टियस पर्सन है उसको वो बाइट करता है, और फिर उसके बाद जो पैथोजन है उसके बॉडी में जाता है, और फिर वो उसके बॉडी में डेवलप करके, और फिर अगर कोई हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उसे को भी वो डिजीज हो जाती है। तो एक से दूसरे में डिजीज ले जाने का जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर करते हैं। कहते हैं वेक्टर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्टियस पैथोजन बिटवीन ह्यूमन और ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमन। मेनी ऑफ दिस वेक्टर्स आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट व्हिच इंजेस्ट द डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द ब्लड मील एंड इन्फेक्शन होस्ट एट द लेटर ट्रांसमिट इनटू द न्यू होस्ट आफ्टर अ पैथोजन हैज रेप्लिकेटेड। Of one vector become infectious, they are capable to transmitting a pathogen for their life during thus each subsequent of the bite blood meal। कहता है कि एक इंसेक्ट जब वो बाइट करता है और उसके अलावा वो इन्फेक्टियस एजेंट पैथोजन उसके ब्लड में आता है, उसके द्वारा ह्यूमन के ब्लड के द्वारा उसके बॉडी में इंसेक्ट के बॉडी में आता है, और फिर वो जब ग्रो करता है उसके अंदर और फिर डेवलप करता है अपने आप को, और जब वो फिर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो एक से दूसरे में डिजीज ट्रांसफर होती है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बॉर्न डिजीज आर ह्यूमन इलनेस कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट आर ट्रांसमिटेड बाय द वेक्टर। वो सारी बीमारी जो वेक्टर के द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस के द्वारा जो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसका कोई ना कोई वेक्टर होता है जो उसे सपोर्ट करता है। तो वो डिजीज के बारे में जब हम एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि 7 लाख पीपल डेथ डिजीज सच एज मलेरिया, डेंगू एंड लाइक ट्रिपेनोसोमिस एंड लिशमैनियासिस। तो लाइक 7 लाख पीपल का प्रत्येक ईयर डेथ हो जाता है ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से। इसलिए बहुत ही जरूरी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को कैसे कंट्रोल करें। एग्जाम्पल लिया हमने कि लाइक एडीज है, एनोफ्लीज है, क्यूलेक्स है, ये अलग अलग वेक्टर्स हैं और इससे अलग अलग डिजीज होती हैं, और जो पैथोजन है वो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है। जैसे चिकनगुनिया है, ये वायरल इन्फेक्शंस है, डेंगू है, वायरल इन्फेक्शंस है, फैलेरिया है तो ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शंस है। तो अलग अलग प्रकार के डिजीज होते हैं और जिसका कोई ना कोई वेक्टर है और जो क्या करता है पैथोजन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, वैसा समय जब हम अगर कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है और कितना टाइम लेता है डिजीज प्रोड्यूस होने में, हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स अपीयर होता है उसके बीच का जो समय होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसे हम लेटेंट पीरियड भी कहते हैं या लेटेंसी पीरियड भी कहते हैं। इज द टाइम एलेप्स बिटवीन exposure to the pathogenic organism or chemical or radiation when symptoms and the sign are first appearing। वो पहला समय जब हमें बॉडी में सिम्टम्स दिखता है, फिर हम सर्च करते हैं, हम सोचते हैं कितने दिन पहले हमने हमारे बॉडी के अंदर में लाइक हमने गंदा खाना खाया, हमने कंटामिनेटेड फूड लिया, या फिर हमने किसी ऐसे चीज़ों का सेवन करना किया जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं बीमार हुआ। तो हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोजन आता है और जितने समय में डिजीज प्रोड्यूस करता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। In a typical infectious disease, the incubation period signifies the period taken by the multiplying organism to reach a threshold necessary to produce the symptoms in the host। कहते हैं कि
किसी भी पैथोजन को हमारे बॉडी में जाने के बाद वो क्या करता है, ग्रो करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है और फिर हमारे बॉडी में जो रिस्पॉन्स शो करता है, इतना जो वक्त उसको लगता है ये सारे प्रोसेस करने में, इसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अलग अलग डिजीज का, अलग अलग पैथोजन का बॉडी के अंदर में डिजीज प्रोड्यूस करने का जो टाइम है वो अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा 1 से 2 दिनों का हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं आप टेबल में डिजीज है और फिर उसके लिए कितना डेज है वो सारा नोट है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं? पैथोजेनेसिस हमारे बॉडी में डिजीज कैसे प्रोड्यूस हुआ है, कोई भी डिजीज बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस हुआ, क्या केमिकल चेंजेज हुआ बॉडी के अंदर, क्या उसने सेल्स को जाकर के डैमेज किया, क्या उसने बॉडी के अंदर जाकर के टॉक्सिन रिलीज किया, डिजीज कैसे प्रोड्यूस किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैथोजेनेसिस। द मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड द स्टिमुलस पैथोजन स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टिमुलस टू द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज। इसके अलावा जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में ग्रॉस चेंजेस आ सकता है, ओवरऑल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, या फिर ऑर्गन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक उसके सेल के अंदर में चेंजेस आ सकते हैं, केमिकल डिसबैलेंस हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लाइक हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो उसमें फंक्शनल प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अंदर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं, साइन आ सकता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो किसका था? पैथोजेनेसिस का था। जब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो बॉडी के अंदर जो चेंजेज अपीयर होता है, लाइक मॉर्निंग में जब जगने के बाद लगता है कि मुझे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहा है, जैसे कभी किसी को लूज मोशन हो सकता है, किसी को वोमिटिंग हो सकता है, किसी को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, किसी को आई में पेन हो सकता है। तो अलग अलग डिजीज के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा जब डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं तो डिजीज को लैब के अंदर में, पैथोलॉजी लैब में जाकर के बीमारी का क्या कारण है, क्या वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, या फिर डिजीज का क्या कॉजेटिव एजेंट है, उसको हम लोग जो डायग्नोस करते हैं उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। और ये डायग्नोसिस अलग अलग टाइप का हो सकता है, ग्रॉस पैथोलॉजी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, लाइक हम ऑटोप्सी कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक में सर्जिकल स्पेसिमेन का सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, या फिर हम ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, ब्लड सेल के काउंट को स्टडी कर सकते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कई बार क्या करते हैं, जो ट्यूमर मार्कर है, लाइक इसके अलावा फिर एंटीजन एंटीबॉडी के जो टेस्ट हैं, जो मॉलिकुलर डायग्नोसिस के टेस्ट हैं, जीनोम सीक्वेंस कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड से हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं। जब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में तो वो सारे प्रोसेस, वो सारे प्रोटोकॉल जो एक पर्सन को डिजीज को क्योर करने के लिए हम फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट कहते हैं। अ ट्रीटमेंट इज समथिंग दैट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डू फॉर देयर पेशेंट्स टू कंट्रोल अ हेल्थ प्रॉब्लम्स और क्लियर इट अप। ट्रीटमेंट्स कैन इंक्लूड मेडिसिन, थेरेपी, सर्जरी और अदर अप्रोचेस। वो सारे प्रोसेस जिसके द्वारा एक पेशेंट को ठीक किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट। अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है तो एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे हैं, फंगल है एंटी फंगल, लाइक पैरासाइटिक है तो एंटी पैरासाइटिक, वायरल है तो एंटी वायरल, या फिर अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है वो, या फिर वो सारे अप्रोचेज जो डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योर करने के लिए किया जाता है उसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डिजीज प्रिवेंशन। अगर हम बीमार पड़े हैं तो अगली बार हम बीमार ना पड़े उसके लिए वो सारे प्रोटोकॉल जो हम फॉलो करते हैं उसे हम डिजीज प्रिवेंशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमेशा बैलेंस डाइट का यूज़ करना चाहिए। बैलेंस डाइट लेने से हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड का बैलेंस बना रहता है और इससे हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है, प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। वाइटामिन, इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स, इस सब का भी बैलेंस बॉडी के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है इंपॉर्टेंट, अगर बेटर हेल्थ की बात हम करते हैं तो फिर लाइक जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है उसको भी कंट्रोल करना होगा। जो पॉल्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है उस पर हमको लाइक डिफॉरेस्टेशन का जो समस्या उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। लेस यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स को फोकस करना पड़ेगा। वेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो वेक्टर इंसेक्ट्स हैं उसको कंट्रोल करना है, या फिर जहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एडिक्शन को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ों को अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हम बेटर हेल्थ अपने आप को कर पाते हैं और एक डिजीज को हम कंट्रोल करते हैं, साथ साथ सोसाइटी में सबका हेल्थ बेटर हो पाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।